हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में कारक और उसके भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एकदम आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तब जाके आपको ये कारक क्या है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कारक किसे कहते हैं, उसकी मीनिंग देखेंगे। फिर कारक और विभक्ति, विभक्ति की भी मीनिंग देखेंगे। विभक्ति किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या है। फिर कारक के भेद क्या है, भेद यानी कि प्रकार, प्रकार कितने हैं कारक के, ये भी हम देखेंगे। कारक पहचानने के क्या लक्षण होते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। और कारक के उदाहरण भी यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए तो उसे कारक कहते हैं। यानी कि कारक क्या कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा पता है ना, संज्ञा यानी कि नाम, और सर्वनाम, ये दो शब्द के लिए उन्होंने बताया है कि संज्ञा और सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध दिखाया जाता है, संज्ञा और सर्वनाम का, ओके, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दिखाया जाता है दूसरे शब्दों के साथ, तो उसे ही हम कारक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं कि कारकों की पहचान के लिए। अब कारक हमने क्या देखा था कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य में दिखाया जाता है दूसरे शब्द के साथ। याद रखो। फिर यहाँ पर क्या दिया है कि कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है, प्रत्यय यानी कि क्या, प्रत्यय किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा व्याकरण विभाग है उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें जो प्रत्यय यहाँ पर लिखा है, तो ये प्रत्यय जहाँ पर लगाया जाता है उसे ही विभक्ति कहते हैं। यानी कि शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगाया जाता है उसी के बारे में यहाँ पर बताया, उन्हें विभक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर कारक के भेद देखते हैं, यानी कि प्रकार। टोटल हमें 8 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये 8 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रकार है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य करने का बोध होता है, जो कार्य करने वाला होता है उसी का बोध होता है, उसे कर्ता कारक हम कहेंगे। कर्ता कारक, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसमें विभक्ति क्या आएगी, ने, यानी कि कर्ता के बाद में जो शब्द लगेगा उसे हम विभक्ति कहते हैं। इस बात पर आपको ध्यान देना है। उदाहरण देखते हैं, लक्षण जो है क्रिया को करने वाला यानी कि हमारा कर्ता। उदाहरण है, रहमान ने गाय को मारा। अब यहाँ पर कर्ता कौन हो गया, रहमान। कार्य कौन कर रहा है मारने का, रहमान। तो रहमान ये हो गया हमारा कर्ता। अब कारक क्या है, ने ये कारक है। ओके, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रहमान ने। नेक्स्ट उदाहरण है, लक्ष्मी ने चारा खा लिया। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, चारा खाने की क्रिया कौन कर रही है, लक्ष्मी। लक्ष्मी ये गाय के बारे में बताया, नहीं तो लड़की समझोगे। तो लक्ष्मी ने चारा खा लिया, तो लक्ष्मी ने ये हो गया हमारा कर्ता कारक। आपको बस इतना याद रखना है कि कर्ता कारक में विभक्ति हमारी ने आती है और कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है। ओके, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जिस पर प्रभाव हो रहा है, प्रभाव यानी कि एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी कि कर्म कारक यानी कि जो झेलने का कार्य कर रहा है, तो उसी को हम कर्म कारक कहेंगे। इसमें विभक्ति आएगी को, और लक्षण है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिस पर क्रिया का असर हो रहा है, जो झेलने की क्रिया कर रहा है यानी कि असर हो रहा है
ओके, तो उसे हम कर्म कारक कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, मानू ने सिरचन को पान दिया। अब यहाँ पर मानू ने, ये तो हो गई कर्ता क्योंकि वो कार्य कर रही है पान देने का, लेकिन किस पर कार्य, किस पर असर हो रहा है, सिरचन। तो सिरचन को देने का काम करिए ना, तो सिरचन क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो सिरचन को ये कर्म कारक आएगा। नेक्स्ट उदाहरण है, हमने बाबूजी के निजी सचिव को बुलाया। हमने बाबूजी के निजी सचिव को बुलाया, तो इसमें क्या आएगा, विभक्ति हमारी को है तो क्या आएगा, सचिव को। ओके, तो समझ में आया आपको कर्म कारक। तीसरा प्रकार हम देखते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं, संज्ञा का जो रूप क्रिया कार्य का साधन है उसे करण कारक हम कहते हैं। यानी कि इसमें याद रखना है कि करण कारक यानी कि किसी साधन द्वारा आपका काम पूरा हो रहा है या पूरे होने का बोध हो रहा है तो उसे हम करण कारक कहेंगे। करण कारक में विभक्ति क्या आएगी, से। आपको याद रखना है हमारे दो कारक के प्रकार में से ये विभक्ति आती है, तो उसको पहचानने के लिए ही मैंने यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पर लक्षण क्या है, पहला करण कारक कैसे पहचानना है आपको, कि क्रिया के साधन यानी कि किसी साधन द्वारा आपका कार्य पूरा हो रहा है, ये एक ज़रिया है, इस ज़रिए आपका कार्य पूरा हो रहा है, तो इसमें आपका से विभक्ति आएगा। उदाहरण से हम देखते हैं, हम गाड़ी से मित्र के घर गए। अब यहाँ पर बताया गया है कि हम मित्र के घर तो गए हैं, लेकिन किसके ज़रिए, किस साधन के ज़रिए से, तो गाड़ी से। तो गाड़ी से ये हमारा करण कारक आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है, सिरचन ने कुश से आसनी बनाई। यहाँ पर सिरचन ने आएगा, हाँ तो वो लिखना भूल गई मैं। सिरचन ने कुश से आसनी बनाई, तो यहाँ पर सिरचन ने आसनी तो बनाई लेकिन किससे, कुश से, तो कुश से ये आएगा हमारा करण कारक। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझ में आया। फोर्थ प्रकार हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है दे देना। अब यहाँ पर संप्रदान, संप्र के बाद में दान लिखा है, तो आपको दान यानी कि हम देने का काम करते हैं उसे ही दान कहते हैं, तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे व्याख्या देखते हैं, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति इसमें आएगा के लिए, को, ये दो विभक्ति यहाँ पर दिया गया है। लक्षण है जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी कि क्रिया करने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है। ये दो बात को आपको याद रखना है। उदाहरण देखते हैं, लाडली काकी के लिए पूड़ियाँ लाई। अब यहाँ पर लाडली किसी के लिए कुछ लेकर आ रही है, यानी देने का कार्य कर रही है, तो इसके लिए लाडली काकी के लिए, तो काकी के लिए ये संप्रदान कारक हमारा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, माँ ने रोहन को भोजन दिया। माँ ने किसको भोजन दिया है, रोहन को, तो इसके लिए माँ ने भी देने का कार्य किया है, इसके लिए रोहन को ये संप्रदान कारक आ जाएगा। हमारा पांचवा प्रकार है अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का यहाँ पर बोध होता है उसे अपादान कारक हम यहाँ पर कहेंगे। यानी कि आपको इस बात का याद रखना कि कोई वस्तु जो है वो दूर हो रही है या किसी वस्तु से दूर होने का भाव यहाँ पर दर्शाया जाता है, या कोई वस्तु दूर होने का यहाँ पर पता चलता हो तो उसे अपादान कारक कहेंगे। इसमें विभक्ति आती है, देखो से आती है विभक्ति। आपकी से विभक्ति किस में आई थी, आपको याद है, से विभक्ति हमने करण कारक में देखा था, लेकिन करण कारक में क्या था, किसी साधन के ज़रिए, किसी साधन के ज़रिए अगर कार्य पूरा हो रहा है तो वो करण कारक में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, से विभक्ति कैसे आप पहचानोगे, अपादान कारक में किसी वस्तु से हम दूर हो रहे हैं या कोई वस्तु अलग हो रही है, तो यहाँ पर ये बोध होता है, तो आपको तुरंत समझना है ये अपादान कारक है। उदाहरण देखते हैं, मुंबई से हम गोवा गए। अब हम मुंबई से अलग हो गए हैं, मुंबई से दूर चले गए हैं, गोवा गए हैं हम, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ओके नेक्स्ट उदाहरण है, पेड़ से फल गिर गया। अब पेड़ पर फल था, अब वो गिर गया है, यानी कि पेड़ से वो अलग हो गया है, तो इसके लिए ये भी अपादान कारक का उदाहरण है। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट प्रकार देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि संज्ञा की दूसरों की किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट होता हो उसे संबंध कारक हम कहते हैं। यानी कि इस पर याद रखना है आपको कि संज्ञा जो है वो संज्ञा का दूसरे वस्तु या संज्ञा का संबंध यहाँ पर बताया जाता है, दूसरे वस्तु से संबंध दर्शाया जाता है तो उसे ही हम संबंध कारक कहेंगे। इसमें विभक्ति देखो 6 विभक्ति हैं, का, की, के और रा, री, रे। ये 6 विभक्ति आपको याद रखना है। लक्षण क्या है कि अन्य शब्द के साथ संबंध दर्शाया जाता है। ओके, यानी कि दूसरे संज्ञा का दूसरे किसी व्यक्ति या दूसरे किसी वस्तु के साथ संबंध दर्शाया जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, मानू का दूल्हा इधर आ रहा है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, एक वस्तु या व्यक्ति का या फिर एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाया जाता है। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध दर्शाने का कार्य किया है, यानी कि एक व्यक्ति हो गया मानू और दूसरा मानू का दूल्हा। ये 2 व्यक्ति का संबंध यहाँ पर दर्शाया जाता है तो इसी के लिए यहाँ पर इसको हम संबंध कारक ही कहेंगे। ओके, तो मानू का दूल्हा इधर आ रहा है तो मानू का ये हो गया हमारा संबंध कारक। दूसरा उदाहरण है, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब लक्ष्मी जो है वो ज्ञान सिंह की निशानी थी तो यहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध दर्शाया गया है। हमारा 7वां प्रकार हम देखते हैं अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर संज्ञा का रूप के बारे में बताया कि किसी आधार पर यह पूरा होता है तो उसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। विभक्ति इसमें आती है मैं, पर, ये 2 विभक्ति यहाँ इसमें आती हैं, या पे भी आएगा, मैं, पर या पे ये आ सकता है। पे का मतलब भी पर ही होता है तो इसके लिए मैंने एक ही दिया है। तो इसके लक्षण है क्रिया के आधार के अर्थ में, यानी कि क्रिया जो हो रही है उसका अर्थ आपको समझना है, उसके बाद में ही ये समझना है कि ये अधिकरण कारक का प्रकार है। उदाहरण से समझते हैं हम, अखबार में यह समाचार छपा है। अब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि समाचार छपा है लेकिन कैसे, अखबार में, तो ये विभक्ति में आपको याद रखनी है। दूसरा उदाहरण है, मैं छत पर हूँ। अब यहाँ पर ये छत पर है यानी कि छत पर ये हो गया हमारा अधिकरण कारक। हमारा लास्ट प्रकार है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मीनिंग हम देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि किसी को पुकारने का कार्य यहाँ पर हो रहा है या फिर किसी को चेतावनी दी जा रही है तो उसे हम संबोधन कारक कहेंगे। संबोधन कारक में विभक्ति क्या आएगी, है, अजी, अरे, आदि इत्यादि। यानी कि विस्मय आदि बोधक में हम जो शब्द तैयार करते हैं, जो शब्द बताते हैं, जो स्टार्टिंग वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, अरे लड़के इधर आ, यानी कि अरे लड़के इधर आ, लड़के को तो बुलाया लेकिन किस तरीके से बुलाया, अरे करके, तो ये उसको संबोधा गया है, उसको पुकारा गया है। ओके, तो अरे लड़के ये हमारा संबोधन कारक आएगा। फिर नेक्स्ट है वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह ये उनको संबोधा गया है, उसको पुकारा गया है और उसके बाद में अपना सेंटेंस वो कंप्लीट किया गया है, यानी कि जो वर्ड है वो बोला गया है। तो वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो वाह क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे 8 प्रकार हो गया है। आई होप आपको पूरा प्रकार समझ में आया रहेगा। आपको कोई डाउट रहेगा तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए और अपने नोटबुक पे लिख दीजिए। अब आते हैं हम लास्ट में, कारक के भेद पहचानो। आपको ये होमवर्क के तौर पर मैंने दिया हुआ है, तो ये 8 प्रकार का मैंने 8 उदाहरण दिया है, इसमें से आपको पहचानना है। हाँ, उदाहरण आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ आपको। कमबख्त ने कितने बेरहमी से मारा, ये आपको कारक पहचानना है, क्या कारक रहेगा। नेक्स्ट है, वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। नेक्स्ट है, मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई। हरि मोहन के लिए मिठाई लाया, तकिए से रोई नीचे गिर रही थी। नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई जा रही थी। गोवा राज्य 2 भागों में बांटा हुआ है।
हे ईश्वर इन मूर्खों को बुद्धि दो। तो ये 8 प्रकार आपको दिया गया है। इसमें आपको वाक्य पहचानने की कौन से वाक्य में कौन सा प्रकार आएगा, इस तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है। तो इस तरीके से ये 8 प्रकार हमने देख लिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको पहले ये एक बार देख लेना चाहिए। इसमें मैंने अच्छे से आपको बताया गया है कारक के भेद ये 8, और कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति कौन सी किसके लिए हम यूज़ करेंगे ये भी यहाँ पर दिया है। तो आपको क्या करना है कि मेन इतना ही आपको याद रखना है। इतना याद हो गया तो आपको जब क्वेश्चन आएगा कारक पहचानो तो तुरंत आप पहचान सकते हो। सिर्फ ख्याल यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोनों में से ये विभक्ति आती है। तो इसके लिए आपको दोनों थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।